अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम टेट्रासाइक्लिन के एडवर्स इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। जिस तरह पेनिसिलिन वगैरह के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं जिसमें ड्रग फीवर या स्किन रैशेस वगैरह कॉज होते हैं, तो टेट्रासाइक्लिन के इस तरीके से एडवर्स इफेक्ट नहीं है या अनकॉमन है। तो इसके बाद जो इसकी ज्यादातर टॉक्सिसिटी आती है वो इस वजह से होती है कि ये इंटेस्टाइनल ट्रैक में जाके जो हमारा नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा होता है उसको डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट कंडीशन या डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। इसके अलावा ये डायरेक्टली टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकती है, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एडवर्स इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो अब ऐसे होता है कि जाहिर बात है, जब ये इंटेस्टाइन के अंदर जाके इरिटेशन कॉज करेगी तो इंटेस्टाइन जो है वो कोशिश करेगी कि इसको रिमूव आउट करे, क्योंकि जब भी कोई सब्सटेंस इंटेस्टाइन के अंदर इरिटेशन कॉज करता है, स्टिमुलेशन कॉज करता है, तो इंटेस्टाइन उसको उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ करती है, जिस तरह डायरिया हो सकता है या वॉमिटिंग हो सकती है, ताकि वो किसी तरीके से बॉडी से रिमूव हो जाए। तो ये हो सकती है रीजन, इसकी वजह से आपको टेट्रासाइक्लिन डिसकंटिन्यू भी करनी पड़ सकती है। लेकिन आपने पिछली वीडियो में अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने बताया था टेगीसाइक्लिन जो है इसके आगे फर्दर एक ड्राइव क्लास है जिसका पार्ट है टेगीसाइक्लिन, वो जो है उससे इतना नहीं होता कि हमें डिसकंटिन्यू करनी पड़े। लेकिन जो ट्रेडिशनल टेट्रासाइक्लिन है उनमें ये इतना होता है कि आपको डिसकंटिन्यू करना पड़ सकता है। और oral tetracyclines can rarely cause esophageal ulceration। अब esophageal ulceration तब होती है कि अगर एक पेशेंट ने ड्रग ली है और उसके बाद वो लेट किया है या सो किया है, उसकी वजह से जब रिफ्लक्स होगा, इससे रिफ्लक्स होगा तो उस तरीके से उसको अल्सरेशन कॉज हो सकती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करें कि वो पानी के साथ तकरीबन 8 आउंस पानी जरूर साथ ले, और इसके अलावा वो कोई तकरीबन 30 मिनट तक सीधा रहे, सीधा बैठा रहे, ताकि जो रिफ्लक्स है, एसिड रिफ्लक्स है, वो ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि टेट्रासाइक्लिन नॉर्मल फ्लोरा को किस तरीके से डिस्टर्ब करता है। ये इस तरीके से करता है कि वहाँ कोलीफॉर्म जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको वो ससेप्टेबल होते हैं टेट्रासाइक्लिन के लिए, इसलिए वो जो है उनकी सप्रेशन हो जाती है और वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे नहीं होते, और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनकी ओवर ग्रोथ होने लग जाती है, जिसकी वजह से जैसा सीडोमोनास हो गया, प्रोटियस, स्टेफाइलोकोकस और रेजिस्टेंट कोलीफॉर्म या क्लॉस्ट्रीडिया, कैंडिडा, ये सारे जो है वहां पे ज्यादा जो है उनकी ग्रोथ होने लग जाएगी, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, ऑब्वियसली जब आपके इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी तो वहां पे फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस कॉज होंगी, जिसकी वजह से वहां पे जो है प्लूराइटिस हो सकता है, एनल प्लूराइटिस या वजाइनल या ओरल कैंडिडियासिस हो सकता है, या कोलाइटिस जिसमें कॉलन की इन्फ्लेमेशन हो रही है वो हो सकता है, जो कि कॉज होगा क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल से। ऑल्दो जो रिस्क है क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल की वजह से जो कोलाइटिस होता है उसका रिस्क टेट्रासाइक्लिन के साथ कम है एज कंपेयर टू अदर एंटीबायोटिक्स। दूसरी एंटीबायोटिक्स ज्यादा ये जो है कॉज करने में इन्वॉल्व होती हैं। इसके आगे हम बोनी स्ट्रक्चर या टीथ की बात करें तो ये हमने पहले भी सारी जितनी भी टेट्रासाइक्लिन से रिलेटेड हमने वीडियोस बनाई है उसमें हमने सब में डिस्कस किया है कि ये चिलेट फॉर्मेशन होती है। टेट्रासाइक्लिन मुख्तलिफ मेटल आयंस के साथ जाके चिलेट्स बनाता है। चिलेट्स बनाने से वो क्या होता है, वहां पे जिस तरह कैल्शियम है या आयरन है या इस तरीके से और जो मेटल आयंस हैं, केटाइंस हैं, उनके साथ जाके ये चिलेट्स बनाता है और फिर अपनी कोई एडवर्स इफेक्ट शो करता है। जिस तरह अगर मिल्क की बात करें, मिल्क में कैल्शियम होता है, तो जो टेट्रासाइक्लिन है वो कैल्शियम के साथ चिलेट्स बनाता है। अब ये टेट्रासाइक्लिन जाके टीथ या बोन में जहाँ कैल्शियम होता है वहां जाके डिपॉजिट हो जाती है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या हो सकता है कि जो दांत हैं वो फ्लोरिसेंट हो जाएंगे, यानी अंडर अल्ट्रा वायलेट रेज अगर आप उसको देखेंगे तो उनमें वो येलो या गोल्डन कलर के नजर आएंगे, क्योंकि डेपोजिशन हुई हुई है टेट्रासाइक्लिन की, या फिर डिस्कलरेशन होगी या एनेमल डिस्प्लेसिया हो जाएगा, यानी एनेमल सही तरह बनेगा नहीं या उसमें उसकी क्वांटिटी होगी कम होगी। अब जो है इस वजह से हमने जो रखा हुआ है कि प्रेगनेंसी में टेट्रासाइक्लिन नहीं देनी, और जो चिल्ड्रन यंगर देन 8 years हैं उनमें हमने टेट्रासाइक्लिन नहीं देनी, क्योंकि ये डिफॉर्मिटीज या ग्रोथ इनहिबिशन में इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से हमने टेट्रासाइक्लिन नहीं देनी होती। उसके बाद
अदर टॉक्सिसिटीज की बात की जाए तो टेट्रासाइक्लिन जो है वो हेपेटिक फंक्शन को इम्पेयर कर सकती है। अगर एक पेशेंट प्रेग्नेंट है या फिर उसके अंदर उसके पास पहले से ही लिवर जो है वो कंप्रोमाइज्ड है, या वो कोई डिजीज है लिवर की, इसके अलावा अगर वो इंट्रावेनस टेट्रासाइक्लिन ले रहा है बहुत हाई डोज में, तब भी चांसेस हैं कि उसका लिवर फंक्शन जो है वो इम्पेयर हो जाए टेट्रासाइक्लिन की वजह से। क्योंकि अगर 4 ग्राम से ज्यादा ले रहा है वो इंट्रावेनसली टेट्रासाइक्लिन, तो वहाँ निक्रोसिस हो सकती है, यानी जो हेपेटिक सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और फिर उनकी डेथ हो सकती है। इसके अलावा जो एसिडिक कंडीशन डेवलप हो सकती है रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, और फेनकोनी सिंड्रोम जो है जिसमें क्या होता है कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, वो कॉज हो सकता है। तो ये किस कंडीशन में कॉज होता है, जब टेट्रासाइक्लिन की प्रिपरेशन वो वाली ली जा रही है जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड है, तो उस केस में ये हो सकता है। टेट्रासाइक्लिन गिवन अलोंग विद डायूरेटिक्स कैन कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो नेफ्रॉन से नेफ्रो निकला है, तो यानी किडनी की जो टॉक्सिसिटी है वो कॉज हो सकती है अगर आप ये कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, यानी टेट्रासाइक्लिन को आप डायूरेटिक्स के साथ ले रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि पेशेंट किसी डायूरेटिक्स पे ना हो। उसके बाद बात आती है कि टेट्रासाइक्लिन या मिनोसाइक्लिन जो है ये अगर एक पेशेंट किडनी उसका इम्पेयर्ड है, उसका किडनी इम्पेयर्ड है, तो अगर हम उसको ये दे रहे हैं टेट्रासाइक्लिन या मिनोसाइक्लिन, तो उसमें टॉक्सिक लेवल तक एक्यूमुलेट हो सकती हैं। तो अब आप सोचेंगे कि हमने पहले पढ़ा था कि बाइलरी इसकी एक्सक्रीशन होती है। तो अब ये जो दो एजेंट हैं इनका है कि अ, इनमें जो है ये किडनी फंक्शन जो है अगर इम्पेयर हुआ हुआ है एक पेशेंट में, तब ये जो है टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं ये दो एजेंट। इंट्रावेनस इंजेक्शन कैन लीड टू वेनस थ्रोम्बोसिस। वेनस थ्रोम्बोसिस यानी जो ब्लड क्लॉट है वो डेवलप हो सकता है इंजेक्शन की वजह से। तो इसके अलावा ये है कि जो आईएम इंजेक्शन है वो बहुत इसका पेनफुल और लोकल इरिटेशन कॉज करता है, इसलिए हम इसको आईएम पे नहीं देते। उसके अलावा ये कि सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर टेट्रासाइक्लिन की जाए तो उससे सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेज कॉज होती है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनका कम्प्लेक्शन जो है वो फेयर होता है। इसके अलावा डिजीनेस, वर्टिगो और टेनाइटिस have been noted, particularly with higher doses or prolonged administration of minocycline. These symptoms may also occur with higher doses of doxycycline. So, डिजीनेस कॉज होती है। वर्टिगो में क्या होता है कि एक पेशेंट को लग रहा होता है कि उसका बैलेंस जो है वो खराब हो रहा है, या फिर उसको लगता है कि वो बहुत हाइट से जो है वो नीचे गिरने लगा है, इस तरीके से उसको फील आता है, और ये मोस्टली जो है इनर ईयर के डिस्टर्बेंस की वजह से कॉज हो रहा होता है। इसी तरह टेनाइटिस में क्या होता है, घंटी की आवाज इस तरह सुनती है। तो ये चीजें जो है ये प्रोलॉन्ग या हायर अगर डोजेस में दे रहे हैं तब ये कॉज हो सकती है मीनो या डॉक्सीसाइक्लिन के केस में। तो ये था हमारा एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन, और थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।